चलिए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार आपके अपने वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीएजी के बारे में। जो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से नियंत्रक महालेखा परीक्षक उनको कहा जाता है। तो इनका कार्य, दायित्व, शक्ति और संवैधानिक स्थितियों के बारे में जानेंगे कि सीएजी की आखिर कौन कौन सा कार्य, दायित्व, शक्ति होते हैं। चलिए सीएजी के बारे में आपको सीएजी के संबंधित में एक बात जानना। सीएजी जो होते हैं यह एक संवैधानिक पद है और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक में इसका वर्णन है। यानी कह सकते हैं कि भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक निहित है इसमें सीएजी। अब इनके बारे में जानना क्या है, यह संवैधानिक तो पद हैं ही। अब एक बात यह जानना है कि सीएजी का पद क्यों बनाया गया, आखिर सीएजी की ज़रूरत क्या थी। तो देखिए, भारतीय प्रशासन में अगर देखा जाए तो हमारा जो संविधान का कमोबेश जो भी अनुच्छेद है या भाग है, और लगभग 2/3 भाग तो ब्रिटिश प्रशासन, यानी कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम नियम से संबंधित है। मुख्य रूप से तो 1935 के अधिनियम से ज़्यादा ही भाग लिया गया है। तो सबसे पहले सीएजी की स्थापना, तो सीएजी की स्थापना जो हुआ 1860 में हुआ। सीएजी की स्थापना कब हुई? तो सीएजी की स्थापना 1860 में हुआ। सीएजी की स्थापना 1860 में। अब आपको 1860 में जब इसकी स्थापना हुई, उस समय इसका नाम था महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे कहा जाता है? अब आइए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। संवैधानिक पद के साथ साथ यह बहुत महत्वपूर्ण पद है। इसको जनता के पैसों का सजग प्रहरी कहा जाता है और साथ ही साथ लोक लेखा समिति का आँख और कान कहा जाता है। तो पहले ये दो बात को बहुत समझना जरूरी है कि जनता के पैसों का सजग प्रहरी माने आम लोगों का जो भी पैसा यानी कह सकते हैं रेवेन्यू के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो हम जमा करते हैं, उन पैसों का सजग प्रहरी कौन है? तो सीएजी है। और साथ ही साथ जो है लोक लेखा समिति का, इसे जो है आँख और कान कहा जाता है। तो आपको यह भी जानना है, सीएजी को जनता के पैसों का सजग प्रहरी कहा जाता है एवं लोक लेखा समिति के आँख और कान कहा जाता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि जनता के पैसों का सजग प्रहरी किसे कहा जाता है? तो जनता के पैसों का सजग प्रहरी जो है हमारे जो सीएजी को कहा जाता है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हमने पहले ही बता दिया है। और दूसरी है आँख और लोक लेखा समिति के आँख एवं कान किसे कहा जाता है? तो सीएजी को कहा जाता है। अब आइए सीएजी के बारे में थोड़ा सा हम जान गए कि इसकी स्थापना कब हुई? 1860 में। वर्ष 2010 में सीएजी ने अपना 150वां जो है वर्षगांठ बनाया और उसी वर्ष बहुत ज़्यादा उबाल आया। 2010 में सीएजी ने जो 2008 के कोयला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के संबंध में जो भी रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में जो भारत का सबसे बड़ा घोटाला कहा गया उस समय, उसके समय सीएजी की भूमिका बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई और सीएजी चर्चा में भी आया। तो सीएजी आखिर इतना जो है अब जो है प्रासंगिक होते जा रहे हैं। तो पहले जानिए, सबसे पहले क्या है कि भारतीय संविधान में जब सीएजी के पद को बनाया गया तो साथ ही साथ सीएजी को कुछ ऐसा अधिकार
और ऐसे शक्ति और कार्य दिए गए जिससे सीएजी एक स्वायत्त कह सकते हैं स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित है, यानी सीएजी निडर और निर्भीक होकर कार्य कर सके। इसलिए संविधानविदों ने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने उनको कार्य और शक्तियों और दायित्व में ऐसे ऐसे कुछ जो है उपबंध जोड़े जिससे सीएजी निडर और निर्भीक होकर कार्य कर सके। चूँकि हमारे पैसों का यह सजग प्रहरी है तो स्वाभाविक है कि इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता होगा, तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं है, इसलिए इसको जो है एक स्वतंत्र और स्वायत्त रूप में यह कार्य कर सके, इसलिए इसको कुछ उपबंध भी किए गए। पहली बात कि सीएजी को जो पद से संबंधित है, सीएजी के जो कार्य होते हैं यानी कार्यकाल होता है वह मुख्य रूप से 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए होता है, और उसके कार्यकाल को अवधि में, कार्यकाल के अंदर में जब उसके कार्यकाल के दौरान उसे उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से हमारे कह सकते हैं न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो गई कि सीएजी को अपने कार्य के दौरान, अपने पदावधि के दौरान भय मुक्त किया गया। वह भय मुक्त कैसे किया गया? तो सीएजी को कार्य के दौरान मैंने उसको अभय दान दिया गया कि आपको अपने आयु तक यानी 65 वर्ष तक या 6 वर्ष तक आप निर्भीक होकर काम करें और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पास कर सकते हैं एक अभय वरदान मिला हुआ है। और अगर आप संविधान के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करते हैं, यदि आप संविधान के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करते हैं, तब आपके विरुद्ध जो है संसद में आपको हटाने की प्रक्रिया जो होगी वह मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया के समान होगी। तो वह क्या है सो देखिए। पहले तो यहाँ पर सीएजी को कार्यकाल के दौरान कह सकते हैं हटाने का प्रावधान वही प्रावधान है जो भारत के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया है। हटाने की प्रक्रिया है। इसमें महाभियोग की बात नहीं आती है, क्योंकि महाभियोग शब्द का सिर्फ और सिर्फ कहीं उल्लेख किया गया है तो भारत के संविधान में आर्टिकल 61 में, और मुख्य रूप से महाभियोग शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। बाकी लोगों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग है। जैसे मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, यह ध्यान रखना होगा कि न्यायाधीश कौन, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया क्या है। उसमें क्या होता है कि पहले आपको जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत हो रहा, लोकसभा में विशेष बहुमत होना चाहिए और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित कर करके ही उनको पद से हटाया जा सकता है। तो यह एक कठिन प्रक्रिया है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, तो उसी प्रक्रिया से इनको भी हटाया जा सकता है। उसके अतिरिक्त कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके लिए इनको कार्यकाल के दौरान हटाया जा सकता है। तो इनको अपने कार्यकाल के दौरान में निडर बना दिया गया कि आपको कार्य आपका जो है आप अपने निडर होकर काम करें, आपको किसी प्रकार का आपको भय नहीं है। वह कैसे भय नहीं दिया गया? क्योंकि इनकी कार्य के दौरान इनका कार्यकाल जो है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक किया गया है। आयु तक है, जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले हो। कहने का मतलब है कि जब सीएजी की नियुक्ति हो जाती है, सीएजी के पद पर नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति के बाद से लेकर के वह कितना वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक। अगर 65 वर्ष की उम्र पार कर लिए, 65 वर्ष की उम्र हो गया, उसके बाद आपको जो है स्वयं हट जाना होगा, और नहीं तो अधिकतम कितना वर्ष तक, तो अधिकतम 6 वर्ष तक। तो आपको अगर वर्ष से पूछा जाएगा कि सीएजी को कार्यकाल कितना वर्षों तक होता है, तो वर्ष में पूछा जाएगा तो अधिकतम 6 वर्ष तक और या 65 वर्ष की आयु तक। दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होगा उसके अनुसार हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त सीएजी को और कोई विधि से अगर हटाने का तरीका है तो वह कौन सा है?
तो मुख्य न्यायालय के जो न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया है उसके अनुसार है। इसके अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं है। ऐसे तो सीएजी कि त्याग पत्र दे सकते हैं या उनकी मृत्यु हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रक्रिया नहीं जो सीएजी को हटा सकता है। तो सीएजी को अपने कार्य के दौरान निडर और निर्भीक बनाया गया। अब सीएजी से संबंधित कुछ बातें जो है निर्भीक होकर के उसको हम लोग देखेंगे। जैसे 148 यह कहता है सीएजी का पद 149 सीएजी की शक्तियां एवं कार्य 150 सीएजी की संघ एवं राज्यों के व्ययों संबंधी कार्य। अब देखिए इसमें है क्या कि सीएजी को संघ एवं राज्यों के संबंधी व्यय कार्य भी दिया गया है। अब आपको दो बातें जानना जरूरी है कि पहला नंबर कि यह सीएजी की जो शक्तियां और कार्य है, तो पहले इसको हम लोग देख लेंगे शक्तियां क्या है और कार्य क्या है। तो सीएजी की जो शक्तियां हैं वह शक्ति है पहली बात कि वह संघ सरकार यानी केंद्रीय सरकार के किसी प्रकार के निधि, संघ सरकार की कोई भी निधि है उन निधियों का वह जो है कह सकते हैं परीक्षण जो है ऑडिट करने का अधिकार दिया गया है। तो एक बात क्लियर हुआ कि संघ का जो है जो भी निधियां हैं, चाहे वह संचित निधि हो, आकस्मिक निधि हो या लोक निधि हो, कोई भी निधियां हैं उन सभी निधियों पर जो है अकेंक्षण कर सकते हैं, माने एक प्रकार का अकेंक्षण करने का कार्य किसको दिया गया, सीएजी को दिया गया। और यह अपना रिपोर्ट किसको सौंप देती है, राष्ट्रपति को सौंपती है। तो सीएजी जो है अपना रिपोर्ट, मान लीजिए कि संघ है तो संघ एवं राज्यों के व्यय संबंधी कार्य और साथ ही साथ संघ के जो उपक्रम है, संघ के जो भी उपक्रम है, जैसे मान लीजिए संघीय उपक्रम है ओएनजीसी, बीएसएनएल या अन्य जो भी सरकारी उपक्रम है उनका भी लेखा जोखा कौन करती है, तो सीएजी करती है। तो आपको सिर्फ जो है संघीय निधि नहीं, संघीय उपक्रम में कौन कौन आएंगे, तो जहाँ पर भी एक बात जानना यह होगा कि सरकारी उपक्रम किसे कहा जाता है। तो सरकारी उपक्रम की परिभाषा कोई खास नहीं दिया गया आपको, जो है ऐसा नहीं है कि जो सरकार का उपक्रम है वही सरकारी उपक्रम है। जहाँ भी सरकार का निवेश 50% से अधिक है, जिस संस्था में भी सरकार का निवेश 50% से अधिक हो जाता है तो वह निवेश मुख्य रूप से सरकारी निवेश, सरकारी उपक्रम कहा जाता है। ऐसे भी आप जानते होंगे कि किसी भी संस्था में अगर 50% से अधिक अगर आपका निवेश है तो मालिकाना हक जो है, जो अधिक निवेश करने वाला होता है 50% से अधिक उसी को मिलता है। तो जितना भी जो सरकारी उपक्रम है जहाँ सरकार का निवेश 50% से अधिक है उन सभी संस्थाओं को भी इस चीज़ को नोट करना होगा कि एक तो मान लीजिए कि संचित निधि, लोक निधि या हमारा आकस्मिक निधि, उसका तो वो ऑडिट करेंगे ही करेंगे। इसके अतिरिक्त जो जहाँ भी सरकार का 50% से अधिक मतलब निवेश है उन संस्थाओं का भी जो है ऑडिट करने का पावर किसको दिया गया है, सीओजी को दिया गया है। उसके अलावा राष्ट्रपति के अनुशंसा पर, राष्ट्रपति के सिफारिश पर किसी निजी संस्थान, अगर कोई निजी संस्थान सिफारिश करता है या उनको इस बात को ऑडिट करने के लिए जो है आग्रह करता है तो राष्ट्रपति के सलाह पर निजी संस्थान का भी कर सकते हैं सीएजी। उसके अलावा सीएजी राज्यों के निधियां, तो जैसे संघ में निधियां होती है वैसे राज्य में निधियां होती है, तो राज्य में भी है संचित निधि, राज्य संचित निधि, राज्य आकस्मिक निधि या अन्य निधियां, उन निधियों पर भी, राज्य की निधियों पर भी जो है वह कह सकते हैं सीएजी ऑडिट करती है। तो संघ के अलावा राज्य का भी हो गया और राज्य के जो भी उपक्रम है उसमें भी जो है वह ऑडिट कर सकती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय कहने का मतलब है भारत में जो सरकारें हैं वह मुख्य रूप से विकेंद्रीकरण का स्वरूप अब तो आ गया है मुख्य रूप से जो है। तो अब जो है 3 प्रकार के सामान्य सरकारें कही जाती है। एक तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट
हुआ, और तीसरा हमारा जो है लोकल गवर्नमेंट हो गया, जो स्थानीय सरकार कहती है। जैसे ग्राम पंचायत हुए, नगर पालिका हुआ, नगर निगम हुआ, इनका भी जो है ऑडिट करने का कार्य किसको दिया गया है? CAG को दिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के परामर्श पर CAG किसी भी संस्थान का जो है ऑडिट कर सकती है। तो यह CAG का बहुत बड़ा शक्ति है कि वह जो है संघ, राज्य या स्थानीय सरकार, आपको ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ग्राम पंचायतों का ऑडिट CAG कर सकती है, नहीं कर सकती है? तो ग्राम पंचायत का ऑडिट भी CAG करती है, नगर पालिका उसका भी करती है। तो यह जो है CAG के जो है कह सकते हैं कि जहाँ भी सरकारी व्यय है, सरकार संबंधित व्यय है, उन सभी खातों का जो है वह लेखा जोखा करती है। और CAG अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देती है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को जो है लोकसभा के पटल पर रखवाते हैं। और लोकसभा के पटल पर, लोकसभा के जो पटल होता है वहाँ पर, या संसद कह सकते हैं, लोकसभा नहीं कही, संसद कही, चूँकि पटल दोनों भी लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में हो सकता है। अब जो है CAG की रिपोर्ट का भी रिव्यू होता है। ऐसा नहीं है कि जो CAG रिपोर्ट दे दिया उसी रिपोर्ट को आप मान लीजिए 100%। तो CAG का रिपोर्ट का रिव्यू कौन करता है? तो वह करता है लोक लेखा समिति। तो CAG के रिपोर्ट का भी रिव्यू कौन करता है? लोक लेखा समिति। इसीलिए इसे लोक लेखा समिति से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लोक लेखा समिति का इसे आँख और कान भी कहा जाता है। अब आइए CAG के इतने सारे जो मैंने ऑडिट का कार्य है, तो वह पूछा भी जाता है कि CAG कहाँ का ऑडिट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, जो संघ के अधीन निधियाँ सो, राज्य अधीन, इसके अलावा स्थानीय निकायों में भी CAG जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी और कह सकते हैं कि वह जो है परीक्षण करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के परामर्श से अन्य निजी कंपनियों में भी CAG जो है ऑडिट कर सकती है। अब आइए CAG के तो हम शक्तियाँ जान गए, CAG का कार्य भी जान गए। अब CAG को होता क्या है कि CAG को माने उसको संवैधानिक पद के अनुसार निर्भयता दिया गया है, निडरपण किया गया है। चूँकि उनको कार्य के दौरान आप किसी प्रकार से उनको हटा नहीं सकते हैं। जब तक 6 वर्ष या 65 वर्ष नहीं पूरा होता है तब तक हटा नहीं सकते हैं। उसको हटाने की प्रक्रिया वही है जो न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। अब CAG इसके अलावा भी CAG को क्या और खास बात से महत्वपूर्ण निभाता है? तो CAG भारतीय संविधान में एक ऐसा पद है जो CAG के पद से हटने के बाद किसी भी भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर वह नहीं बन सकते हैं। आप CAG के पद से उन्मुक्त माने हट रहे हैं, या माने आप CAG के पद से रिटायर हो गए, तो भारतीय संविधान में किसी भी संवैधानिक पद पर आप फिर से उस पर नियुक्त नहीं हो सकते किसी पद पर। तो यह बहुत बड़ी बात है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस व्यक्ति को पुनः दोबारा किसी पद पर नियुक्ति होने का माने जो है अधिकार नहीं दिया गया, तो CAG को दिया गया। लेकिन विवाद कब उठा? तो विवाद 2016 में उठा। 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो है अध्यक्ष विनोद राय को बनाया गया। CAG क्या, जो वर्तमान, अब इससे पहले विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो है अध्यक्ष बनाया गया 2016 में। तब ज़्यादा विवाद उठ गया। लेकिन विवाद उठा, उसके बाद पूरा जो है संसद में कहा गया कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है अलग प्रकार का जो है निधि से ही संबंधित कार्य है, इसलिए उनको जो है लगाया गया। तो खैर वो तो राजनीतिक मामला था, लेकिन पहली बार किसी CAG को बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष जो है बनाया गया। उसके अलावा CAG जो है चर्चा में अभी पुनः क्यों आया? तो चर्चा में CAG का जो आने का कारण है वह है कि CAG जो है अब मुख्य रूप से कई प्रकार की भूमिका निभाने जा रहा है। जैसे 2008 के बाद 2010 में, 2017 में जो है, फिर दिल्ली के चुनाव में, ये कई प्रकार के जो है घोटालों को या जो है कह सकते हैं कि अनावश्यक व्ययों को उजागर करती रही है। व्यय से अधिक खर्च करना, यानी कह सकते हैं आय व्यय का ये तो लेखा जोखा करती हैं, साथ साथ यह भी देखती है कि व्यय प्राकलन के अनुसार हुआ कि नहीं। ये सारे कार्य कौन करती है? CAG करती है। अब देखिए CAG का जो होता है, CAG का प्रतिवेदन है 150 में। तो प्रतिवेदन किसे सौंपेगी? तो CAG अपना प्रतिवेदन जो है किसे सौंपती है?
CAG अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपती है। अब आपको एक बात अभी तत्काल बताते हैं, वर्तमान में हमारे CAG कौन है? तो वर्तमान में CAG राजीव महर्षि है और इनका अभी कार्यकाल कितना होगा? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो 2017 से भारत के वर्तमान CAG कौन है? राजीव महर्षि है। चलिए, तो आज जो है CAG को हम लोग समझ गए। CAG में मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आते हैं उन पर हमने चर्चा की है। ऐसे CAG की बहुत लंबा चौड़ा विस्तार होता है उन सभी बातों को, लेकिन मुख्य बातें जो थी उस पर हमने फोकस किया है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।